गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा आप लोगों को सबको पता है कि हमारा जो चैप्टर था भारत के जल पुरुष अब समाप्त हो चुका है। उसी के साथ हमारा जो हिंदी लिटरेचर वाला पार्ट था वो समाप्त हो चुका है। सबने कर लिया है उसको? Yes, ma'am. ऑल राइट, वेरी गुड। सो आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ अपठित गद्यांश एवं पद्यांश जो आप लोगों के एग्जाम में आता है। ठीक है, अपठित गद्यांश सबको पता होगा कि क्या होता है। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा ना गया हो, अपठित। ठीक है, गद्यांश आप लोगों को पता है। पद्यांश जो काव्य से होता है, गद्यांश जो गद्य से होता है वो होता है। तो जो आप लोगों का, जिसको आप लोग इंग्लिश में अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं, सबको पता है अनसीन पैसेज क्या होता है? Yes, ma'am. उसी तरीके से होता है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से आता है ये आज मैं आपको समझाऊंगी। क्या होता है बेटा कि ये जो गद्यांश होता है, ये जो पैराग्राफ होता है, ये आपकी बुक में से नहीं आता है, जो आपने पढ़ा नहीं होता है, आपके कोर्स के बाहर से आता है। पहली चीज ये सबको याद रखना है कि ये पैराग्राफ जो होता है वो आपके कोर्स से बाहर आता है। और आपको क्या चीज़ याद रखनी है, सबसे पहली चीज़ कि जब आपका पैराग्राफ आता है, गद्यांश या पद्यांश जो भी है, सबसे पहले आप उसको अच्छे से रीड करेंगे, कम से कम 2 बार। ठीक है, क्योंकि आपने अगर अच्छे से उसको पढ़ा ही नहीं तो आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे और उसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं ना ही आप उनको समझ पाएंगे। क्या आप समझ पाएंगे उनको? आपने जब पैराग्राफ ही नहीं पढ़ा तो क्या आप उसके क्वेश्चन आंसर्स को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको वो जो पैसेज होगा, जो पैराग्राफ है, जो गद्यांश या पद्यांश आपको दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है कम से कम 2 बार। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है कि उसके क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे, उसके जो प्रश्न उत्तर होते हैं, उनको भी आप कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। तभी आप जो उस पैसेज में जो प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं, आप उन प्रश्नों के उत्तर तभी उसमें से निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ये चीज़ सबको ध्यान रखनी है। ठीक है, अनसीन पैसेज में क्या होता है कि आपको एक पैसेज दे दिया गया, ठीक है, गद्यांश या पद्यांश आपको दे दिया जाता है जो आपके कोर्स से बाहर का होता है और उसके अकॉर्डिंग 4 या 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। अब आपको उसमें से देखकर अपने प्रश्नों का उत्तर निकालना होता है। ये सब आपकी बुक में जैसे आप लोग जब चैप्टर पढ़ लेते हो अपना, ठीक है, तब जब प्रश्न उत्तर पे आते हो तो उसमें आपके में आता है गद्यांश, पठित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो होता है पठित गद्यांश, उस पाठ में से दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब आएगा अपठित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो अपठित गद्यांश है उसको आपको 2 बार पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चंस को पढ़ना है और उन आंसर्स को देना है उस गद्यांश के अनुसार, उस गद्यांश या पद्यांश के अनुसार कि इसमें क्या प्रश्न किया गया है और उत्तर किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है सब बच्चों को। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि दिया किस तरीके से जाता है। सब बच्चे ध्यान देंगे, 1 मिनट रुक जाइए। अब दिया इस प्रकार से जाता है आपका कि मैंने आपके सामने एक गद्यांश पढ़ दिया। ठीक है, जैसे हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको हिमालय जो हमारे पहरे के रूप में खड़ा है मिल जाता है, और हमारी जो नदियाँ हैं जिनको हमारे भारत में माता के रूप में पूजा जाता है, जननी के रूप में पूजा जाता है, वो भी पवित्र नदियाँ आपको भारत में देखने को मिलेंगी। और ऐसा प्रेम आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इतना छोटा सा मैंने आपके सामने एक पैसेज पढ़ दिया। ठीक है, अब इसके अनुसार मैं पूछती हूँ, भारत को किसके नाम से जाना जाता है?
सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। वेरी गुड, सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर किसको पवित्र माना जाता है? नदियों को। नदियों को। वेरी गुड, यहाँ पर नदियों को पवित्र माना जाता है। और किसको और नदियों को किसके रूप में पूजा जाता है? माता के रूप में। माता या जननी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो ये और यहाँ पर प्रहरी के रूप में कौन खड़ा है? हिमालय। हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न जैसे कि आपके सामने गद्यांश दे दिया गया, ये तो बहुत ही मैंने इजी पैसेज एक ऐसे बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि अब क्लास 8 में आप लोग पहुंच चुके हैं तो इतना आसान नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि बहुत आसान सा पैसेज आ जाएगा हम कर देंगे, तो उतने आसान अब नहीं होगा बेटा, क्योंकि अब आप धीरे धीरे बड़े क्लास से पहुंचते जा रहे हैं। कुछ ही टाइम बाद आप क्लास 9th में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुश्किल होगा आपका पैसेज, उसको आप पढ़िए अच्छे से। लेकिन ये याद रखेंगे कि आपकी भाषा का जो आप चयन करते हैं, क्योंकि आप एज इट इज तो उसको उतार नहीं दोगे, पैसेज को एज इट इज नहीं उतार दोगे आप कि मैम ने ये पैसेज दिया, पैसेज का पैसेज हम लिख दें। जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको अपने अनुसार बना के लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको जैसे भाषा आप लिखेंगे आपको उसी के अनुसार नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखेंगे सब लोग। और अगर आपका ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है, तो आप लोगों का ज़्यादातर चीज़ें सब्जेक्टिव ही आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत कम होंगे। तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे। तो उसके अनुसार किस प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो कौन बताएगा मुझे? आपकी बुक में दिया गया है अपठित गद्यांश व्याकरण में, सबके किसी के पास बुक है इस टाइम? व्याकरण की बुक है? यस मैम। निकाल लीजिए। शिवांश निकालो बेटा व्याकरण की बुक। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश निकालो बेटा। निकालिए, पढ़ना शुरू करो। क्या दिया है फिर मैं समझाऊंगी। ऐसा गद्यांश जिसे पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित गद्यांश कहा जाता है। इस प्रकार के गद्यांश देकर उन पर आधारित प्रश्न उनके नीचे दिए जाते हैं जिनका उत्तर विद्यार्थी को देना होता है। अपठित गद्यांश के अभ्यास से विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, समझ और अन्वेषण की क्षमताओं का विकास होता है। इन्हीं गद्यांशों का सारांश लेखन भी प्रश्नों में शामिल किया जाता है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिवांश वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर बताया है कि अपठित गद्यांश जो होता है जो कभी पहले पढ़ा ना गया हो, ठीक है, और इसके अनुसार ही, उस पैसेज के अनुसार ही, उस गद्यांश के अनुसार ही उसके अंतर्गत आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसके अनुसार आपको प्रश्न दिए जाते हैं। उनका प्रश्नों का उत्तर आपको इसके जो गद्यांश दिया गया है उसके अनुसार आपको लिखना होता है, उसका जवाब आपको उसके अनुसार लिखना होता है। और क्या होता है इससे होता है कि आपका जो दिमाग है, जो आपका ब्रेन है, वो और तेज चलने की कोशिश करता है और शार्प होता है। ठीक है, इससे आपका जो लिखने की क्षमता है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, उसमें वृद्धि होती है। एक हो गया आपने पढ़ा हुआ है, अरे हमने ये पढ़ा था, हमें ये मैम ने रिवीजन भी करा दिया था, ये हमें आता है, ठीक है, हमने लिख दिया। हमारे क्वेश्चन के आंसर हमारी कॉपी में लिखिए, ऑनलाइन हो रहा है, क्या पढ़ना है, चलो कॉपी खोलो लिख दो। एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका होता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब इसके आंसर हमको इसमें से निकालने हैं। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे? आप पहले आप उसको पढ़ेंगे, फिर आप उसको समझेंगे, उसके बाद आप उन प्रश्नों के उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। और जब हम बेटा किसी चीज़ की कोशिश करते हैं, जब अपनी तरफ से उस चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं, तो हमारा क्या होता है? ब्रेन शार्प होता है, हमारी सोच क्या होती है? बढ़ जाती है।
कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या आ सकता है। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है एक बार में क्वेश्चन का आंसर, तो हम दोबारा उस चीज को पढ़ते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्या होता है, हम लोग उसमें अपने दिमाग को और ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, और जब हम अपने दिमाग को प्रयोग में लाते हैं तो हमारी सोचने की जो क्षमता है और जो हमारी बुद्धि का जो विकास है वो अधिक होता है। यह शिवांश पढ़ो बेटा आगे। नंबर 1, दिए गए गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। ये मैंने आपको बताया। गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ लेना चाहिए। उत्तर सरल, संक्षिप्त, सारगर्भित तथा दिए गए अंश पर ही आधारित होना चाहिए। आपके उत्तर का स्वभाव प्रश्न के स्वभाव तथा गहराई के अनुसार ही होना चाहिए। प्रश्न में अपनी ओर से अतिरिक्त व्याख्या आदि का समावेश नहीं करना चाहिए। उत्तरों की भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए, क्योंकि थोड़े में अधिक कहना होता है, इसीलिए समान शैली, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। जब शब्दार्थ, विलोम या पर्यायवाची शब्द पूछ लिए जाए तो प्रसंगानुकूल शब्द लेकर ही उत्तर दिए जाए। यदि शीर्षक पूछा जाए, दिए गए अंश के केंद्रीय भाव पर आधारित शीर्षक दिया जाना चाहिए। शीर्षक के लिए शब्दावली सामान्यतः अंश के भीतर से प्राप्त की या रची जा सकती है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया है बेटा कि आप जो लिख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था कि आपकी जो भाषा शैली होती है वो सामने वाले को समझ में आने वाली होनी चाहिए, क्योंकि आप उत्तर उसमें से देख के लिख रहे हैं, आप गद्यांश से अपने उत्तर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और लिख रहे हैं, तो अपनी समझ में आप उसको इतना ज़्यादा मुश्किल ना कर दें कि सामने वाले को समझ में ना आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप उत्तर उसमें से छांटते हैं, उसमें से सेलेक्ट करते हैं, तो उसको इतना लंबा चौड़ा ना कर दे कि अगर क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर का और आपने उसका उत्तर दे दिया पूरा 1 पेज का, तो क्या वो सही है? नहीं होगा सही। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसको संक्षिप्त ही रखना चाहिए, शॉर्ट ही रखना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा आपको अपनी तरफ से जवाब नहीं देना है। जो आपके गद्यांश में है उसको देखते हुए ही आपको जवाब देना है, उसको देखते हुए समझते हुए ही आपको जवाब देना है, ठीक है। और अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो कम से कम प्रश्न को आप 2 बार पढ़ें, ठीक है, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर आपको उसी में मिल जाता है। आपके प्रश्न में अगर आप प्रश्न समझ गए हैं तो आपको उत्तर निकालने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको प्रश्न का उत्तर अगर निकालना है तो आपको प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ लेना अति आवश्यक होता है, ठीक है। और जब आपने पैराग्राफ को समझ लिया, ठीक है, क्वेश्चन को समझ लिया, तो आप उसका उत्तर आराम से निकाल लेंगे। और उत्तर आपके संक्षिप्त होने चाहिए, बहुत ज़्यादा दीर्घ नहीं होने चाहिए, ये भी आप सबको ध्यान रखना है। अगर आप दीर्घ लिखेंगे तब भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, हो सकता है कट जाए क्योंकि आपकी मात्राओं की गलती होगी। तो बहुत ज़्यादा, और आपकी जो भाषा होती है बहुत क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, आपकी भाषा सामान्य होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ सके। तो अगर अनसीन पैसेज आता है तो आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट जब हमारा पीरियड होगा, ठीक है, टुमारो, तो हम लोग कुछ अनसीन पैसेज लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ऑलराइट, ठीक है क्लास। तो कल हम लोग कुछ अनसीन पैसेज लेंगे और उसके अनुसार कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे क्लास में ही। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, सबको समझ में आ गया अनसीन पैसेज क्या होता है, अपठित गद्यांश क्या होता है। ये चीज आप क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्लास 8 और 9 में जाते जाते ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होती चली जाएगी, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें, ठीक है। ओके, बाय बाय क्लास, गॉड ब्लेस यू बेटा, वेलकम बेटा, बाय बाय।